डॉक्टर अहमद बहुत गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में बहुत कुछ मुझे वाज़ेह नजर आ रहा था। वो जज्बात जो कोई भी शौहर अपनी बीवी के लिए रखता है, उनकी आंखों से आया हो रहे थे। कुछ देर पहले ही हमारा निकाह हुआ था। मैं अपनी नानी की तबीयत के बारे में उनसे बात करने उनके कमरे में पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर अहमद ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने करीब खींचते उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए मुझसे सवाल किया कि क्या ये निकाह मेरी खुशी से हुआ है या मैंने सिर्फ अपनी नानी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्हें अपनाया है। डॉक्टर अहमद की बात सुनकर मैंने नजरें झुका ली थी। मैंने ये निकाह सिर्फ अपनी नानी के कहने पर किया था। डॉक्टर अहमद एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें इस नजर से नहीं देखा था। अब उनके सामने इस बात को कबूल करने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी कि न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी झुकी हुई नजरों का मफहूम डॉक्टर अहमद फौरन ही जान गए। फिर मुस्कुरा के मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने सामने बिठा लिया। मेरा हाथ जैसे ही उनके हाथों में गया, मैं थर थर कांपने लगी। पहली बार मैं किसी मर्द के इस कदर करीब थी। मेरी जिंदगी में दूर दूर तक कोई मर्द नहीं था, और अब डॉक्टर अहमद अचानक ही मेरे शौहर बन गए थे। मेरी हालत देख के वो कहने लगे, परेशान ना हो, मैंने बस इसलिए पूछा है कि कहीं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, मैंने ये रिश्ता अपनी मर्जी से कबूल किया है। मेरी ये बात सुनकर उनके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मेरे बालों की लटों को कान के पीछे किया। कहने लगे, मुझे तुम्हारी ही जैसी लड़की की तलाश थी। उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उन्हें देखा। मुझे इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। वो मुझ जैसी लड़की को क्यों अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे? ना मैं बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता थी, ना बहुत खूबसूरत थी, ना आजकल की लड़कियों की तरह मुझे फैशन सेंस थी। मैं एक सीधी सादी घरेलू सी लड़की थी, जिसकी सारी जिंदगी नानी के आगे पीछे गुजर गई थी। भला उन्हें मुझ जैसी लड़की क्यों चाहिए थी? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोचती या कहती, नर्स बड़ी तेजी से कमरे में दाखिल हुई और उसने मेरी नानी की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में इत्तला दी। डॉक्टर अहमद फौरन ही नानी की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे थी। नानी की सांसें उखड़ रही थी। हम दोनों उनके करीब खड़े थे। डॉक्टर अहमद अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि नानी की तबीयत को संभाल ले, लेकिन नानी ने अपनी आखिरी सांसों में उनसे वादा लिया कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे और मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर अहमद ने मेरी नानी से वादा किया था, और नानी की सांसें उनके वजूद से हमेशा के लिए मिट गई। नानी की आंखें बंद होते ही मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया जमीन बोझ हो गई है। नानी मेरी जिंदगी का वो वाहिद किरदार थी जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजार दिए थे, और वो किरदार अब हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गया था। मेरी आंखों से आंसू तक नहीं गिरे थे। मैं बस खाली खाली निगाहों से नानी के बेजान वजूद को देख रही थी। डॉक्टर अहमद ने आगे बढ़ के मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे लगा जैसे मैं होश की दुनिया में लौट आई। मैं डॉक्टर अहमद के ही सीने से लग के फूट फूट के रोने लगी। कुछ देर पहले तक जिनके हाथ पकड़ने पे मैं कांप रही थी, अब मैं खुद उनके सीने से लग गई थी। शायद ये गम की इंतहा थी, या फिर निकाह का वो रिश्ता जो कुछ घंटों पहले ही हमारे दरमियान कायम हुआ था। डॉक्टर अहमद मुझे पूरी तरह संभाल रहे थे। फिर उन्होंने ही नानी की आखिरी रसूमात अदा की। नानी का जनाजा उठा तो मुझे लगा कि मेरा छोटा सा घर बिल्कुल वीरान हो गया। 2 दिन पहले ही तो नानी मुझे सही होते हुए लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी और फिर अस्पताल से उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक ही नानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गई। कितनी ही देर मुझे नानी की बात पर यकीन नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बात क्यों कर रही है। वो तो काफी हद तक ठीक हो गई थी और मुझे यकीन था कि जल्दी उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा, मगर ऐसी बात करके नानी ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया था। मैंने बरसती आंखों से नानी की तरफ देखा, कहा कि आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगी तो फिर हम सारी खुशियां मिलके मनाएंगे। अभी तो आपको मेरी जिंदगी की बहुत सी खुशियां देखनी है। नानी की आंखों से आंसू बहते चले गए। वो कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी।
लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम सारी जिंदगी तन्हा रह जाओ। तुम अकेली क्या करोगी? तुम्हारी परेशानी मुझे मौत को गले भी नहीं लगाने देती। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि डॉक्टर अहमद एक अच्छे इंसान है। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। इसलिए कल रात जब तुम मेरी दवाइयां लेने गई थी, तब मैंने उनसे तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा था और वो तुमसे शादी करने के लिए राजी है। मैं चाहती हूं कि सादगी से अपनी आंखों के सामने आज ही तुम्हारा निकाह कर दूं। फिर मौत भी आएगी तो मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। नानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा कलेजा कांप गया था। मैंने कहा, अल्लाह आपको जिंदगी देगा, आप फिक्र ना करें। फिर आप धूमधाम से मुझे रुखसत कीजिएगा। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन इस वक्त आपको इलाज की जरूरत है। नानी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगी, कुछ सच्चाइयां इंसान को कबूल करनी पड़ती है और उन्हीं में से एक सच ये है कि मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं। 2-4 दिन का वक्त मेरे पास है। इसमें मैं तुम्हारा मुस्तकबिल किसी महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ। नानी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उनकी बात मान लूं और फिर उसी शाम खामोशी से मेरा और डॉक्टर अहमद का निकाह हो गया। उस निकाह में उनकी तरफ से उनकी माँ और चंद गवाह थे और मेरी तरफ से सिर्फ मेरी नानी थी। गवाह भी डॉक्टर अहमद ने ही अरेंज किए थे, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानती थी और नानी के अलावा मेरा कोई नहीं था। डॉक्टर अहमद की माँ एक बहुत ही अच्छी और नेक खातून थी। उन्होंने मुझे खुले दिल के साथ कबूल किया था और नानी का ख्याल रखने की ताकीद की थी। फिर वो वापस अपने घर चली गई थी। उसी शाम मुझे नानी की तबीयत बहुत बेहतर लगने लगी थी। निकाह के बाद तो वो बहुत ही खुश थी। ऐसे लग रहा था दोबारा जवान हो गई हो। बार बार मुझे तंग कर रही थी, इसीलिए मैं नानी की छुट्टी वगैरह के बारे में पूछने के लिए डॉक्टर अहमद के पास चली गई। मेरा ख्याल था कि अगली सुबह तक डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन डॉक्टर अहमद ने मुझे कुछ देर अपने पास रोक लिया और इतनी ही देर में नर्स दौड़ती हुई चली आई। उसने बताया कि नानी की हालत बिगड़ गई है। और फिर जब हम गए तो नानी ने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। नानी के इंतकाल ने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया था। डॉक्टर अहमद ने ही हॉस्पिटल के सारे मामला निपटाए थे और हम बॉडी लेकर वापस घर पहुंचे थे। अगली दोपहर तक नानी की तदफीन हो चुकी थी और मैं तन्हा रह गई थी। मेरी सास यानी डॉक्टर अहमद की मामा भी मेरी नानी के जनाजे में आई थी। तदफीन के बाद वो कहने लगी कि बेटी, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? तुम्हें मेरे बेटे ने अपनी बीवी बना लिया है, इसलिए अब तुम हमारे घर चल सकती हो। मैंने रोते हुए कहा कि मैं इस घर को कैसे छोड़ दूं? यहाँ मेरी नानी की यादें हैं। वो कहने लगी कि घर छोड़ने को कौन कह रहा है? दुआ बेटी, जब तुम्हें यहाँ आना हो तुम आ सकती हो, लेकिन रात को तन्हा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अहमद बेटा भी जब तमाम फराइज से फारिग होकर वापस लौटा था तो उसका भी यही कहना था कि दुआ को यहाँ तन्हा रहने की अब जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलो। और फिर उनके इतने इसरार पर मैंने नानी के घर को ताला लगा दिया। कुछ जरूरी सामान साथ लेकर एक नई मंजिल की तरफ चल पड़ी। डॉक्टर अहमद की गाड़ी में बैठे मैं खिड़की के शीशों से बाहर देख रही थी। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जिंदगी एक बार फिर एक नया रुख ले रही थी। अब से बहुत साल पहले, जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, उस वक्त भी मैंने एक ऐसा ही सफर किया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं जो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदल के रह गई थी। गाड़ी एक स्टॉप पर रुकी तो एक बच्ची अपने अब्बा का हाथ पकड़ के जा रही थी। उसके एक तरफ उसका बाप था, दूसरी तरफ उसकी माँ। एक हाथ में बैलून था, दूसरे हाथ में उसके अब्बा के हाथ थे। उसे देखकर माजी का वो लम्हा मुझे याद आ गया जो आज भी मेरी आंखों में ठहरा हुआ था। मैं सिर्फ 6 साल की थी। मेरी सालगिरह करीब थी। मैंने अब्बा से जिद की थी कि मैं गुलाबी रंग की फ्रॉक खरीदूंगी। मेरे कहने पर अम्मा भी अब्बा से कहने लगी कि हाँ, मेरी बच्ची की अच्छी सी सालगिरह करेंगे। अब्बा को भी कोई एतराज नहीं था और उस दिन मैं अपनी अम्मा और अब्बा का हाथ थाम कर बाजार जाने के लिए निकली थी। मेरा एक हाथ अब्बा के हाथ में था, दूसरा हाथ अम्मा के हाथ में।
एक तरफ अब्बा थे, दूसरी तरफ अम्मा। अचानक ही मुझे सड़क के दूसरी तरफ बैलून वाला नजर आया। उसे देखते ही मैं चीख उठी कि मुझे भी एक बैलून चाहिए। अब्बा कहने लगे, बेटा वो सड़क के उस पार है, मैं तुम्हें बाद में दिलवा दूंगा। लेकिन उस वक्त मैं बच्ची थी, जिस बात की जिद पकड़ लेती उस पर अटक जाती। अब बैलून के लिए मुझे जिद आई और मैं रोने लगी। अम्मा ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो तड़प गई। कहने लगी, एक बैलून की तो बात है, अपना मूड क्यों खराब करती हो? हम तुम्हारी सालगिरह का सामान लेने आए हैं, तुम रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा कहने लगी, तुम अपने अब्बा के साथ सामने वाली दुकान तक जाओ और केक का ऑर्डर दो, जो तुम्हें भी पसंद हो, मैं बैलून लेके वापस आती हूँ। अब्बा ने मना करना चाहा, लेकिन अम्मा मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। वो फौरन रोड के दूसरी तरफ जाने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन बीच सड़क के पहुंची थी कि जब एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और अम्मा को टक्कर मारकर चली गई। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने ही फौत हो गई। उन्हें बहुत चोटें आई थीं। जब मैं और अब्बा रोते हुए उन तक पहुंचे तब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। फिर किसी ने मजमे में से एम्बुलेंस को कॉल कर दी। एम्बुलेंस वाले आए, लेकिन अम्मा को चेक करते ही उन्होंने बताया कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उस वक्त मुझे एक्सपायर का मतलब नहीं मालूम था, लेकिन अब्बा की चीखें और लोगों की अफसोस भरी सदाएं बता रही थी कि मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। मैं कितने दिन सख्ते में रही। मेरी अम्मा का जनाजा उठ गया था। अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए थे। ऐसे लगता था जैसे मुझसे खफा हों। न मेरी तरफ देखते थे, न बात करते थे। दादी ने मुझे सीने से लगा रखा था, मैं उनके साथ साथ ही रहती थी। फिर एक दिन अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, और जब दूसरी माँ आई तो मेरे लिए उस घर में रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरी दूसरी माँ ने आते ही ये बात कही कि मैं अपनी माँ की कातिल हूं। मैंने अपनी जिद की वजह से अपनी माँ को मार डाला। मैं जो एक 6 साल की बच्ची थी, जब मैंने ऐसी बात सुनी तो मेरे जहन पे बहुत बुरा असर पड़ा। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, अपनी सौतेली माँ को बुरा कहने लगी। मैंने उनसे कहा, झूठ कहती हो तुम, मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, मैं क्यों उन्हें मारूंगी। फिर धीरे धीरे मेरी और सौतेली माँ के दरमियान झगड़ा पड़ने लगा, तो मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नानी के घर छोड़ दिया। ये भी ना सोचा कि मैं वहां कैसे रहूंगी। माँ तो चली गई थी, मेरे सर पे से खुद ब खुद बाप का साया भी हट गया। दरअसल मेरे अब्बा मुझे मेरी माँ की मौत का कसूरवार मानने लगे थे। उन्हें अम्मा से बहुत मोहब्बत थी। शायद उन्हें यही लगता था कि अम्मा मेरी वजह से मर गई है। एक छोटी सी थैली में चंद कपड़े लिए मैं अपनी नानी के घर पहुंची। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं बस चंद दिनों के लिए नानी के घर रहने आई हूं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मुझे यह बात समझ में आ गई कि मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा के लिए मेरी बूढ़ी नानी के हवाले कर दिया था। नानी जो बिल्कुल तनहा थी, जब उन्हें मेरी जिम्मेदारी मिली तो वो फिर से जवान हो गई, मेहनत करने लगी, कपड़े सिलाई करके वो मेरा खर्चा उठाने लगी। जहां तक उनकी बिसात थी, उन्होंने मुझे तालीम दिलवाई। मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं जमात पास की, तो नानी की हिम्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। वो सिलाई भी नहीं कर सकती थी, उनकी जगह मैंने सिलाई शुरू कर दी। आगे पढ़ने का ख्वाब अधूरा रह गया और मैं सिलाई करती चली गई। कभी कभी मेरा दिल चाहता था मैं अपने घर जाऊं, अपने बाप से मिलूं, लेकिन मेरा बाप तो मुझे मेरी ही माँ का कातिल समझता था, जिसने अम्मा के मरने के बाद मुझसे कभी बात नहीं की। मैं उसके पास किस हैसियत से जाती। चंद दिन ही तो मैंने अपनी सौतेली माँ के साथ गुजारे थे, और फिर मेरे अब्बा ने मुझे मेरी नानी के हवाले कर दिया था। शायद मेरी सौतेली माँ की यही ख्वाहिश थी। फिर अब्बा ने कभी पलट के मेरी तरफ ना देखा। खर्चा तो दूर, अब्बा ने कभी मेरी खैरियत तक दरियाफ्त ना की। शुरू शुरू में मैं बहुत ज्यादा उन्हें याद किया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि वो कभी लौट के नहीं आएंगे। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। मैंने नानी का हाथ थाम लिया। मुझे यकीन था कि सारी जिंदगी मेरा और अब्बा का कभी आमना सामना नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं एक बार फिर जो नया सफर तय करने जा रही हूँ, उसमें वही मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। गाड़ी तेजी से सफर तय करती हुई एक बड़े से बंगले में पहुंच गई। डॉक्टर अहमद ने मेरा सामान उठाया,
फिर उनकी हमराही में मैं गाड़ी से उतरकर बंगले में दाखिल हुई। एक एक कदम मैं संभल के रख रही थी। ये जिंदगी का वो नया सफर था जो मुझे नई उम्मीद के साथ शुरू करना था। मैं वो बच्ची थी जिसने 6 साल की उम्र में मां को खोया था, और वो लड़की थी जिसने अपने आखिरी सहारे अपनी नानी को अपनी आंखों के सामने मौत की हिचकी भरते देखा था। रिश्तों को लेके मैं बहुत हसास हो गई थी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि डॉक्टर अहमद का और मेरा साथ कभी ना छूटे। लेकिन जैसे ही मैं डॉक्टर अहमद के घर में दाखिल हुई तो मुझे वो चेहरा नजर आया जिसे मैं कई सालों बाद देख रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। झुर्रियों ज़दा चेहरा, बीमार, नढाल, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा नजर आने वाला चेहरा। डॉक्टर अहमद क्या कह रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना कोई और मंजर दिखाई दे रहा था। बस मैं अपने बाप के चेहरे को तक रही थी। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे और मेरी समातें उन्हें सुनने को बेताब थी। लेकिन एक बार फिर मेरे अब्बा ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। बिना कुछ कहे वो वापस पलट गए और बंगले के अंदर की तरफ चले गए। डॉक्टर अहमद ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो फौरन से कहने लगे, दुआ, अब रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये तुम्हारा घर है। मैंने लड़खड़ाती जुबान में पूछा कि ये आदमी कौन था? डॉक्टर अहमद ने एक नजर उस तरफ डाली। कहने लगे, ये हमारे घर की सफाई सुथराई का काम देखते हैं। वैसे काम करने के लिए तो मुलाजिम है, लेकिन इन पर नजर रखने के लिए हमने इन्हें रख लिया है। बेचारे बहुत मजबूर थे, हालात के सताए हुए थे, सड़क पे बैठे रो रहे थे, तो मैंने इन्हें अपने घर में जगह दी थी। फिर इन्होंने यहाँ मुलाजिमत कर ली। डॉक्टर अहमद की बात सुन के मैं हक्का बक्का रह गई थी। जहां तक मुझे याद था मेरे अब्बा की नौकरी तो बहुत अच्छी थी, अपना घर बार था, फिर दूसरी शादी के बाद वो काफी खुश थे। तो फिर वो सड़क पर डॉक्टर अहमद को कैसे मिले? इससे पहले कि मैं डॉक्टर अहमद को बताती कि वो मेरे अब्बा हैं, मेरी सास मेरे पास आ गई। उन्होंने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया, मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आने लगी, और फिर मुझ में हिम्मत ना हुई कि मैं अपने अब्बा के बारे में कोई बात करती। मैं तो उन्हें अब्बा कहने से भी डरती थी, क्योंकि माँ के मरने के बाद उन्होंने मुझे हर हक से दस्तबरदार कर दिया था। ना मेरा कोई फर्ज निभाया था, ना कोई हक दिया था। मुझे ये भी खौफ था कि अगर मैं उन्हें अपना अब्बा कहती और वो मुंह फेर लेते तो क्या होता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अहमद कमरे में आए तो मेरी हालत देखते हुए उन्होंने मुझे नींद की दवा दी और सोने के लिए लिटा दिया। वो चाहते थे मैं आराम करूं, जहनी तौर पर ठीक हो जाऊं, और फिर इस शादी को हम पूरी खुशी और रजामंदी से आगे बढ़ाएं। मैंने दवाइयां ले ली और फिर मैं वाकई सो गई। अगले दिन डॉक्टर अहमद मजबूरन अस्पताल चले गए। वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कोई बहुत सीरियस केस आ गया था, इसलिए उनको जाना पड़ा। मैंने भी उन्हें रोकना मुनासिब ना समझा। उनकी माँ एक सोशल वर्कर थी, वो अपने कामों से निकल गई। किसी यतीम खाने में कोई प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन मेरा किसी भी चीज का दिल नहीं चाह रहा था। आज नानी को गुजरे दूसरा ही दिन था, मैं कैसे गम से निकल सकती थी? इसीलिए खामोशी से घर में मैं अकेली ही रह गई। कुछ देर अपने कमरे में कैद रही, फिर घबराहट होने लगी तो कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ वहां टहलती टहलती मैं ऐसी लाउंज में खामोशी से बैठी थी और अपनी नानी को याद कर रही थी, जब मेरे अब्बा मेरे सामने आके खड़े हो गए। अब्बा की आंखों में आंसू थे, वो रोने लगे। अब्बा को रोता देख के मेरा दिल पसीज गया। फिर वो मेरे कदमों में बैठ के माफी मांगने लगे, कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। तुम्हारी माँ का तो बुलावा आ गया था, लेकिन मैंने तुमसे अपना साया भी दूर कर दिया और तुम्हें बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। वो तो तुम्हारी नानी ने तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी के साथ पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, वरना तुम्हारा क्या होता? मैंने एक पल भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मुझे ये लगता था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गई है। मैं अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार तुम्हें समझता था, जबकि तुम तो खुद एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। बस तुम्हारी माँ की ऐसे ही मौत लिखी थी, मगर मैं इस बात को कबूल नहीं कर पाया। कई बार तुम्हारी दादी ने मुझे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है,
क्योंकि तुम्हारी दादी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात को भी ना सुना। तुम्हें जब मैंने तुम्हारी नानी के पास छोड़ा तो तुम्हारी दादी ने मुझसे बहुत झगड़ा किया था। तुम्हारे जाने के गम में वो बीमार पड़ गई, मुझसे नाराज रहती थी, बात नहीं करती थी, और फिर ऐसे ही इस दुनिया से चली गई। मैं वो बदनसीब इंसान हूं जो अपनी मरती हुई माँ को भी राजी ना कर सका। मेरी दूसरी बीवी ने मेरी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। मेरी दूसरी बीवी तुम्हारी माँ जैसी नहीं थी। तुम्हारी दादी की खिदमत करना तो दूर, वो तुम्हारी दादी को देखकर ही मुंह बना लिया करती थी। उससे मेरे 2 बेटे थे, मगर उन दोनों का बाप होते हुए भी मैं उनका बाप ना बन सका। मेरी बीवी ने उन्हें मुझसे बहुत दूर रखा हुआ था। 2 बेटों और 1 बेटी का बाप होकर भी मैं औलाद की नेमत के लिए तरस गया था, और ये मेरी अपनी ही गलती थी। ये मेरा अपना गलत फैसला था। मेरी बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन लोगों ने मेरी दौलत पे कब्जा किया। पहले मुझे पूरी तरह इस्तेमाल किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने नाम करवा के मुझे घर से निकाल दिया। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाली हाथ तुम्हारे पास आता। किस मुंह से आता? इसीलिए सड़क पर बैठ के रोने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास था, पछतावा था, लेकिन पछतावे के आंसू बहाने की हिम्मत नहीं थी। और फिर डॉक्टर अहमद मुझे अपने घर ले आया। मुझे यहाँ नौकरी मिल गई, लेकिन मैं हर दिन तुम्हें याद करता, तुम्हारी अच्छी किस्मत की दुआएं करता, तुम्हारे नसीब के लिए झोली फैलाता। और देखो, तुम्हें डॉक्टर अहमद जैसा अच्छा इंसान मिल गया। ये तुम्हारी किसी नेकी का सिला है, या शायद तुम्हारी मरहूम माँ की दुआ है। क्या आज तुम अहमद के घर में उसकी बीवी बन के मौजूद हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब्बा ने रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़े थे, और मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया था। मुझे लगता था कि अगर जिंदगी में कभी मुझे अब्बा मिले तो मैं उन्हें माफ नहीं कर सकूंगी, लेकिन जब मैंने अपने बाप के आंसू देखे तो खुद ही उन्हें माफ कर दिया। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उस पर उन्हें पछतावा था। मेरी जिंदगी तो नानी की मोहब्बत में गुजर गई, लेकिन अब्बा तो बिल्कुल ही तन्हा रह गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अहमद वापस लौट आए। वो कुछ देर के लिए ही अस्पताल गए थे। मैंने उन्हें अब्बा के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने भी मेरे अब्बा को खुशी खुशी कबूल कर लिया था। फिर मैंने डॉक्टर अहमद से पूछा कि आपने मुझसे शादी क्यों की? वो मुस्कुरा के कहने लगे कि क्योंकि मुझे सीधी सादी शरीफ लड़की चाहिए थी। मुझे शादी के नाम पर किसी शो पीस की जरूरत नहीं थी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ की लड़कियां ज्यादातर शो पीस ही होती हैं, हर वक्त सजी संवरी रहती हैं, और इसके बावजूद भी शर्मो हया ना होने की वजह से वो खूबसूरत नहीं लगती। जबकि तुम्हारी शर्मो हया ने तुम्हें सबसे मुख्तलिफ कर दिया था, इसीलिए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर जिस तरह तुम अपनी नानी के लिए परेशान रहती थी, मुझे यकीन था कि तुम रिश्तों को निभाने वाली और मोहब्बत करने वाली होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। अहमद की बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। डॉक्टर अहमद के साथ मेरी एक नई जिंदगी का खूबसूरत सफर शुरू हो चुका था। डॉक्टर अहमद ने मेरे अब्बा को दिल से कबूल कर लिया था, लेकिन अब्बा ने मजीद उस घर में काम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर अहमद के एक दोस्त के घर में काम तलाश कर लिया था। उनका कहना था कि वो मेरे ससुराल में नहीं रह सकते, लेकिन मैंने जबरदस्ती अब्बा का हाथ पकड़ के उन्हें रोक लिया था। बहुत सालों बाद मुझे एक साथ बहुत से रिश्ते मिल रहे थे। अब मैं किसी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने अब्बा को अपने साथ ही रख लिया था। मेरी सास एक अच्छी औरत थी, उन्होंने किसी बात पे कोई एतराज नहीं किया था, और अहमद तो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। सारी जिंदगी गमों की चक्की में पिसने के बाद आज मुझे मेरे रिश्ते मिल गए हैं। बस मुझे अक्सर मेरी नानी और माँ बहुत याद आती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दोनों बहुत अच्छी जगह पे होंगी।